कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ एडवोकेट आज मैं आप लोगों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधित टेस्ट लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि हम आपको एवरी शनिवार, जब से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तब से कोई भी हमारा शनिवार ऐसा नहीं गया है जिसमें हमने आप लोगों को टेस्ट प्रदान न किया हो। आज हमारा टेस्ट नंबर 14 है और 20 टॉप क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग आप लोगों के लिए, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो आप इन टेस्टों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करें और मेहनत के साथ आप आगे बढ़े और कंटिन्यूटी के साथ आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 टेस्ट नंबर 14। इससे पहले जो 13 टेस्ट है आपके, वो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप वहां से जाके कंप्लीट तैयारी करें। और आपको स्टेट लेवल की, जो अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहता है तो उसकी भी आपको फैसिलिटी है। जैसे उत्तराखंड की कोई एग्जाम देना चाहता है तो उत्तराखंड एपीओ वगैरह में, पीसीएसजे में लगभग 25-30 नंबर का आता है। तो उत्तराखंड की भी कंटिन्यूटी के साथ क्लास चल रही है और टेस्ट भी चल रहे हैं। और जनरल स्टडी की भी आपको कंटिन्यू प्रतिदिन 2 क्लास उपलब्ध कराई जा रही है और करंट अफेयर की भी आपको एक हफ्ते में 3 क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप निश्चित होके हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और सफलता के अंतिम बिंदु तक आप पहुंचे और शिखर तक सफलता प्राप्त करें। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में अंतराभिवाची वाद के लिए उपबंध है? अंतराभिवाची वाद, याद रखना, अंतराभिवाची वाद के संबंध में के लिए उपबंध है। धारा 87 में, धारा 88 में, धारा 89 में, धारा 90 में। बताइए अंतराभिवाची वाद के लिए किस धारा में उपबंध किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1908 में? यह किया गया है अंतराभिवाची वाद के लिए अध्ययन धारा 88 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यायालय के बाहर मतलब कोर्ट के बाहर विवादों के निपटारे के निम्नलिखित माध्यमों में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है? मतलब किसका प्रावधान धारा 89 में नहीं किया गया है जो न्यायालय के बाहर निपटा सकते हैं? एक बार फिर देख लीजिएगा, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के लिए के निम्नलिखित माध्यमों में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है? मध्यस्थम मतलब मध्यस्थता के साथ सुलझा सकते हैं, सुलह, वार्ता, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया है इसमें? बताइए, इसमें जो है वार्ता के माध्यम से वाद नहीं सुलझाया जा सकता न्यायालय के बाहर। ठीक है, मध्यस्थता से भी सुलझा सकता है, सुलह करके भी सुलझा सकते हैं, लेकिन वार्ता को इसमें शामिल नहीं किया गया धारा 89 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्नलिखित धाराओं में से लोक खैरात से संबंधित वादों के लिए प्रावधान है। मतलब किस धारा में दंड प्रक्रिया संहिता 1908 की लोक खैरात का उल्लेख किया गया है? कुल मिला के बात यह है, धारा 90 और 91, धारा 92-93, धारा 94-95। बताइए किसमें लोक खैरात से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है धारा 92 और 93 में। 92 और 93 में। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों को प्रावधानित करती है? मतलब सेकंड जो अपील है, कौन सी धारा
उसे प्रावधानित करती है या किस धारा में उसका प्रावधान है द्वितीय अपील का? धारा 96, धारा 100, धारा 100 क, धारा 101। बताइए 1908 की कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों को प्रावधानित करती है या किस धारा में प्रावधान है द्वितीय अपील का? यह प्रावधान है आपका धारा 100 में। किसमें? धारा 100 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना है। द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना है क्या? ए, अनुज्ञेय, पुनरीक्षण के अध्ययन, ए और बी दोनों, मतलब अनुज्ञेय भी और पुनरीक्षण के अधीन भी, और डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना है। द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना किसमें की गई है? यह की गई है अनुज्ञेय में। क्वेश्चन नंबर 6, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक अपील दायर की जा सकती है। मतलब एक जो अपील है वो किस प्रकार दायर की जा सकती है दंड प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन? बताइए प्रार्थना पत्र के माध्यम से, मतलब प्रार्थना पत्र देकर, याचिका के माध्यम से, सी ज्ञापन के माध्यम से, डी सूचना के माध्यम से। बताइए कैसे दायर की जा सकती है? बताइए। वेरी गुड। अपील जो है दायर की जा सकती है ज्ञापन के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। मतलब जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है उसकी जो धारा 115 है वो किसके बारे में प्रावधान करती है? वो किस चीज का उल्लेख करती है? पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन मतलब रिपीटेशन, पुनरीक्षण, सी निर्देशन। बताइए किसके बारे में वो करती है? वो पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण या फिर निर्देशन? ये प्रावधान जो करती है वो करती है पुनरीक्षण के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कैविएट कितने अवसान, अवसान मतलब समय, अवसान का मतलब होता है समय, के बाद परवर्त नहीं रहेगा। परवर्त का मतलब होता है लागू नहीं रहेगा। कितने समय बाद लागू नहीं रहेगा? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन? बताइए कितने समय बाद लागू नहीं रहेगा? बताइए। वेरी गुड। कैविएट कितने अवसान के बाद लागू नहीं रहेगा? ये लागू नहीं रहेगा 90 दिन बाद। 90 दिन बाद ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कैविएट दायर करने के दिनांक के कितने दिन बाद परवर्त नहीं रहेगा? कितने दिनांक के कितने दिन बाद परवर्त नहीं रहेगा, मतलब लागू नहीं रहेगा? ए 15 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद? बताइए। वेरी गुड। ये लागू नहीं रहेगा, सी आंसर हो जाएगा 90 दिन बाद। बस थोड़ा सा मैंने घुमाया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, नहीं तो ये भी सेम क्वेश्चन है और ये भी सेम क्वेश्चन है। यहां सीधा सीधा मैंने आपसे क्वेश्चन करा और यहां थोड़ा मैंने घुमाया आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में किसके संदर्भ में लागू नहीं होती? नहीं याद रखना, लागू नहीं होती। ए दीवानी मामलों में, बी राजस्व मामले में, राजस्व मामलों में, सी सेवा संबंधी मामलों में, डी भूमि विधिक व स्थानीय विधि के मामलों में।
बताइए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 किसके संदर्भ में लागू नहीं होती, मतलब किस पे ये लागू नहीं होती, ये कानून किस पे प्रभावी नहीं होता, ये प्रभावी नहीं होता सेवा संबंधी मामलों में। बाकी जितने भी माल के मुकदमे हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे चेक का हो, जमीन का हो, प्लॉट का हो, ये सब आपको दीवानी संबंधी मामलों में शामिल है। इन पे सब पे लागू होती है। दीवानी मामलों पे भी लागू होगा, राजस्व पे भी होगा, भूमि और स्थानीय विधि के मामलों पर भी ये लागू होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 1908 की धारा 152 न्यायालयों को निर्णयों, डिग्रियों या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित है। 1908 की धारा 152 न्यायालयों को निर्णयों, डिग्रियों या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित है। केवल लेखन या गणित संबंधी भूलों से, केवल लेखन या गणित संबंधी अगर कोई भूल हो गई हो उससे, बी केवल आकस्मिक भूल या लोप से, सी ए व बी दोनों से, मतलब लेखन या गणित से भी और आकस्मिक भूल या लोप से भी, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। धारा 152 याद रखना केवल लेखन या गणित संबंधी भूलों से भी लागू होती है और आकस्मिक भूल या लोप से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अभिवचन अवश्य हस्तांतरित होना चाहिए। अभिवचन अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब उस पे सिग्नेचर होने चाहिए। ए केवल एक पक्षकार द्वारा, बी केवल प्लीडर वकील द्वारा, प्लीडर कहते हैं वकील को, सी प्लीडर और पक्षकार दोनों द्वारा, मतलब जो वाद लाया है उसके भी द्वारा और उसके वकील के द्वारा, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, यह है सी, उस पे जो हस्ताक्षर होने चाहिए प्लीडर के भी हो और पक्षकार के भी हो, दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होगा वह है। एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होगा वह है, मतलब कितनी समय सीमा रखी गई है। ए समन की तारीख से तामील से 30 दिन के अंदर, बी समन की तारीख से 60 दिन के अंदर, सी समन की तामील से 60 दिन के अंदर, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए कितने दिन के अंदर किसी प्रतिवादी को न्यायालय में लिखित कथन देना होगा। यह देना होगा समन की तामील से 30 दिन के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है। तो याद रखना 30 दिन के अंदर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुजराई का दावा किया जा सकता है। मुजराई का दावा किया जा सकता है किसी भी वाद में, बी धन वसूली के वाद में, सी कब्जे के लिए वाद में, डी ए व बी दोनों में। बताइए मुजराई का जो दावा है वो किस चीज पे किया जा सकता है। वो किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ धन वसूली के वाद से संबंधित। अगर कोई धन का वसूलने का मामला है तो उसमें वो किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुजरे से संबंधित है। बताइए कौन सा प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुजरे से संबंधित है। आदेश 8 नियम 5, आदेश 8 नियम 6, आदेश 7 नियम 5, आदेश 7 नियम 6। बताइए
वेरी गुड, बताइए। यह है आपका आदेश 8 नियम 6, बी आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक पक्षीय डिग्री अपास्त की जा सकती है। एक पक्षीय डिग्री अपास्त की जा सकती है। आदेश 9 नियम 10 सीपीसी के तहत, आदेश 9 नियम 10 सीपीसी के तहत, बी आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत, आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत। तो बताइए किसके तहत की जा सकती है अपास्त? अपास्त मतलब खारिज। ये की जा सकती है आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सीपीसी के कौन से आदेश और नियम विवादकों की विरचना का प्रावधान करता है? सीपीसी के कौन से आदेश और नियम विवादकों की विरचना का प्रावधान करता है? ए आदेश 18 नियम 4(1), आदेश 18 नियम 4(1), बी आदेश 18 नियम 3, सी आदेश 18 नियम 2, डी आदेश 18 नियम 1। बताइए सीपीसी के कौन से आदेश और नियम विवादकों की विरचना का प्रावधान करता है? ये करता है आदेश 18 नियम 4(1). तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 है, अस्थायी निषेध आज्ञा जारी की जा सकती है। मतलब जो अस्थायी निषेध आज्ञा है वो किस क्षेत्र में जारी की जा सकती है? किसी निर्वाचन को रोकने के लिए, किसी निर्वाचन को रोकने के लिए, बी संपत्ति से बेदखली को रोकने के लिए, सी लोक सेवक के विरुद्ध आशायित अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए, डी सभी स्थितियों में। मतलब तीनों स्थितियों में, निर्वाचन रोकना, संपत्ति की बेदखली को रोकना और किसी लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोकना। तो ये जो है अस्थायी निषेधाज्ञा जो जारी होती है ये सभी स्थितियों में जारी होती है। जो 3 स्थिति है वर्तमान में हमारे सामने, तो ये तीनों स्थितियों में जारी होगी और माननीय न्यायालय जारी करता है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं? अस्थायी व्यादेश जो दिए जाते हैं वो किसके अधीन दिए जाते हैं, किस धारा के अधीन दिए जाते हैं? धारा 116 में, धारा 152 में, आदेश 39 नियम 1 में, आदेश 29 नियम 1 में। बताइए सिविल प्रक्रिया संहिता 108 के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं आदेश 39 और नियम 1 में, आदेश 39 नियम 1 में। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, प्रापक को कहते हैं रिसीवर होता है। प्रापक मतलब रिसीवर, रिसीव करने वाला किसी चीज को, एक्सेप्ट करने वाला किसी चीज को। न्यायालय का अधिकारी, वादी का एजेंट, प्रतिवादी का एजेंट, डी वाद के पक्षकारों का एजेंट। बताइए न्यायालय का अधिकारी होगा प्रापक रिसीवर, या वादी का एजेंट होगा, या प्रतिवादी का एजेंट होगा, या वाद के पक्षकारों का एजेंट होगा? यह प्रापक जो रिसीवर होता है वो होता है न्यायालय का अधिकारी। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों और छात्रों, ये थी आज की हमारी टेस्ट की क्लास, टेस्ट नंबर 14। इससे पहले 13 टेस्ट आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप आज के टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और आगे बढ़ें। और अपनी जो आपकी कोई भी अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान विन आईएएस कैंपस की टीम करेगी। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं,
आप दो नाव का सवार ना हो, आप किसी भी एक नाव का सवार हो जाए और उस नाव के सहारे आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई क्लासें लेकर आता हूं और जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको एवरी शनिवार में उपलब्ध करा देता हूं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।